एफर्ट्स टू राइज प्लेटफॉर्म के एमपी करंट अफेयर सीरीज 2023 में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के इस लेक्चर में हम अप्रैल 2023 के एमपी करंट अफेयर को कवर करेंगे। चूँकि आने वाले समय में एमपी पुलिस और एमपी गवर्नमेंट की बहुत सारी एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट होने वाली है, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करते हैं एमपी का करंट अफेयर में अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। इसमें सभी अप्रैल से जुड़े हुए सभी फैक्ट को जो करंट अफेयर से बिलोंग करेंगे एमपी से स्पेसिफिक, उन्हें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक चर्चा में रहा है वह है मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना क्यों चर्चा में रही है, इसे देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित होगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसी गर्भवती महिलाएं जो आयकर दाता की श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें 4,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत होगी। इस योजना को गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना है, और वे गर्भवती महिलाएं जो आयकर दाता की श्रेणी में शामिल नहीं होगी, इनकम टैक्स पेयर के कैटेगरी में शामिल जो नहीं होगी, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा और 4,000 रुपये की इसमें उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में रहा है वह है मॉडल ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर किचन। तो मॉडल ऑपरेशन थिएटर और मॉड्यूलर किचन क्यों चर्चा में रहा है, यह चर्चा में रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय के अंतर्गत मॉडल ऑपरेशन थिएटर और मॉड्यूलर किचन बनाए जाने की योजना प्रस्तावित है, और इसके अंतर्गत मॉडल ऑपरेशन थिएटर की लागत जो है 2.5 करोड़ रुपए तथा मॉड्यूलर किचन की लागत 25 लाख रुपए होगी। तो दो चीज़ें यहाँ पे बनेगी, और प्रत्येक जिला चिकित्सालय के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। सबसे पहले मॉडल ऑपरेशन थिएटर, जिसकी जो लागत होगी, कॉस्ट होगी, वो होगी 2.5 करोड़, और मॉड्यूलर किचन उसकी लागत होगी 25 लाख रुपए। इसके बाद डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं को प्राप्त अन्य लाभ। महिलाओं से संबंधित योजनाएं काफ़ी चर्चा में रही है। महिलाओं को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, यह चीज़ें अप्रैल माह के करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में रही है। तो यहाँ पे हम इस में सभी चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए किस प्रकार के लाभ मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्राप्त होता है। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय अर्थात पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50% के आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं को जो पंचायत चुनाव है और नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे उसमें 50% आरक्षण मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, तथा पुलिस भर्ती में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो पुलिस भर्ती प्रक्रिया में 30% स्थान और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 50% स्थान महिलाओं को प्रदान किए गए हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद महिलाओं से ही जुड़ी हुई चीज़ें, मध्य प्रदेश में महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में 2% की छूट प्राप्त है। महिलाओं को स्टाम्प शुल्क के लिए 1% शुल्क देना होता है। यहाँ पे कंपैरिजन को समझना है। पुरुषों के लिए स्टाम्प शुल्क की जो दर है वो 3% है, महिलाओं को उसमें 2% की छूट दी गई है, अर्थात महिलाएं 1% का स्टाम्प शुल्क मध्य प्रदेश के अंतर्गत महिलाओं को देना होता है। इसके बाद में महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ों में ही स्टार्टअप और महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, इससे यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहे स्टार्टअप की संख्या में 45% का हिस्सा महिलाओं का है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जितने स्टार्टअप प्रारंभ हो रहे हैं, उन स्टार्टअप की संख्या को यदि देखा जाए तो उसमें प्रतिशत के अनुरूप 45% का जो हिस्सा है वह महिलाओं का है। महिलाएं 45% स्टार्टअप में भाग ले रही है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रत्येक माह में औसतन 100 से 150 स्टार्टअप रजिस्टर्ड होता है, और जिसमें से 45% जो स्टार्टअप होता है वो महिलाओं के द्वारा संचालित स्टार्टअप होता है, जिनका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और महिलाओं के द्वारा स्टार्टअप जो संचालित हो रहे उसके क्षेत्र की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के द्वारा संचालित स्टार्टअप में फूड, एग्रीकल्चर,
टेक्नोलॉजी, नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। तो ये सभी जो क्षेत्र है, फूड है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य, ये सभी क्षेत्र में महिलाओं के स्टार्टअप उपस्थित है। महिलाएं इन क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर रही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण और व्यापार। तो तेंदुपत्ता के संग्रहण और तेंदुपत्ता से संबंधित व्यापार अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। इसकी चर्चा में होने के पीछे क्या वजह है, इसे डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की 268 ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और वो निर्णय क्या है, अब मध्य प्रदेश में 268 ग्राम सभा है जो स्वयं तेंदुपत्ता का संग्रहण करेगी और उसका व्यापार भी स्वयं ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाएगा। तो 268 जो ग्राम सभा है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि उनके क्षेत्र में ग्राम सभा का जो क्षेत्र होगा, ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र होगा, उसके अंतर्गत जो तेंदुपत्ता होगा उसका संग्रहण भी ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा और उसे किस दर पे विक्रय करना है उससे संबंधित निर्णय भी ग्राम सभा ही लेगी, अर्थात उसका व्यापार भी ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बुजुर्ग महिलाओं को प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि को 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। तो वर्तमान समय में जो 600 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन योजना में जो महिलाओं को राशि प्राप्त होती है वह 600 से बढ़कर अभी 1000 रुपये हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है लाडली बहना सेना। लाडली बहना सेना किस कारण से चर्चा में रहा है, तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में लाडली बहना सेना योजना का निर्माण किया जाएगा, यह प्रस्तावित किया गया है। और लाडली बहना सेना का प्रमुख जो कार्य होगा वह कार्य होगा महिलाओं की सुरक्षा करना। तो प्रत्येक ग्राम के अंतर्गत लाडली बहना सेना बनेगी और उस सेना का प्रमुख कार्य होगा महिलाओं की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित यह सेना होगी। इसके बाद नेक्स्ट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। बैतूल डिस्ट्रिक्ट तो चर्चा में था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में माँ ताप्ती कॉरिडोर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो मध्य प्रदेश का जो माँ ताप्ती कॉरिडोर होगा वह मुल्ताई में बनेगा और मुल्ताई बैतूल जिले में आता है। तो बैतूल जिले के मुल्ताई में यह कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567। तो एल्डर हेल्पलाइन किस कारण से चर्चा में है, ये कैसे कार्य करती है, पहले इसको समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में हेल्पलाइन एल्डर लाइन नंबर 14567 को संचालित किया जा रहा है। जो हेल्पलाइन नंबर 14567 है वह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है और चूंकि वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है इसलिए इसे एल्डर हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें शामिल होगी, तो एल्डर हेल्पलाइन जो है 14567, इसका संचालन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यह हेल्पलाइन का संचालन किया जाएगा और इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को उनसे संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। अब जानकारियों में कौन कौन सी जानकारी है, जैसे सुझाव देना, भावनात्मक सहयोग, दुर्घटना या दुर्व्यवहार से बचाने संबंधित जानकारी, इस प्रकार की जानकारियाँ जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतलब कल्याण के लिए शुरू की गई है, यह सभी जानकारियाँ एल्डर हेल्पलाइन के नंबर अंतर्गत बताई जाएगी और इसका जो नंबर है 14567 है। इसके बाद जो अगला चर्चा में विषय रहा है वह रहा मध्य प्रदेश की नवीन आबकारी नीति। तो आबकारी नीति, चूंकि नई आबकारी नीति लागू हुई है तो यह चर्चा में रही है। इससे संबंधित चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। इस नई आबकारी नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में पूर्व में संचालित 2611 अहातों को बंद कर दिया गया है। तो 1 अप्रैल 2023 से नई आबकारी नीति लागू हुई है और जो पूर्व में अहाते संचालित होते थे 2611 इनकी संख्या थी, यह अहाते नई आबकारी नीति के अंतर्गत बंद कर दिए गए हैं। और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं नई आबकारी नीति से, इनको समझते हैं। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के अनुसार स्कूलों और धर्मस्थलों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें संचालित नहीं किया जा सकता इन्हें, और अतः स्कूलों और धर्मस्थलों के 100 मीटर के दायरे में स्थित 232 शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। तो 232 शराब की दुकानें जो स्कूल और धर्मस्थलों के 100 मीटर के दायरे में थी वह वर्तमान में बंद हो चुकी है।
इसके बाद आबकारी नीति में एक परिवर्तन और हुआ है। मध्य प्रदेश की नवीन आबकारी नीति के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालक का लाइसेंस रद्द किए जाने का प्रावधान है। इसके बाद अगला चर्चा का जो विषय रहा है वह रहा है पीएम श्री स्कूल योजना। तो पीएम श्री स्कूल योजना क्यों चर्चा में थी? तो इसके अंतर्गत पीएम श्री स्कूल योजना के तहत मध्य प्रदेश में कुल 730 पीएम स्कूलों की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना का मतलब प्रस्तावित है 730 स्कूल। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को की गई थी और इसका उद्देश्य भारत में स्थित स्कूलों का उन्नयन अर्थात अपग्रेडेशन करना है। तो 5 सितंबर 2022 को यह योजना शुरुआत हुई थी पीएम श्री, और इसके अंतर्गत 730 स्कूलों को मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। 730 स्कूल मध्य प्रदेश में पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत स्थापित होगी। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा डिटेल में समझते हैं। इन 730 पीएम श्री स्कूलों में मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में अधिकतम 2 स्कूल, इस प्रकार से कुल 626 स्कूल तथा 52 जिलों में नगरीय निकायों में 104 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। तो प्रत्येक विकास खंड में अधिकतम 2 स्कूल तो 626 स्कूल हो जाएगी, और 52 जिलों के अंतर्गत नगरीय निकायों में 104 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना किए जाने का यहाँ पे प्रस्ताव है। इसके बाद नेक्स्ट है पीएम श्री स्कूलों को 2 श्रेणी में बांटा जाएगा। एक प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो पहली से 8वीं तक के लिए संचालित होगा। दूसरा स्कूल जो होगा वो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा और यह 9वीं से 12वीं तक के लिए संचालित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चर्चा में विषय रहा वो रहा है हेल्पलाइन नंबर 1962 1962 नंबर के हेल्पलाइन नंबर चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही इसे समझते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है और इसका हेल्पलाइन जो नंबर है वो है 1962 तो पशु एम्बुलेंस क्या है? पशु एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एक पशु एम्बुलेंस संचालित की जा रही है, जिसमें पशु एम्बुलेंस के अंतर्गत डॉक्टर और इनके साथ एक कंपाउंडर की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 407 पशु एम्बुलेंस संचालित हो रही है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पशु एम्बुलेंस का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1962। पशु एम्बुलेंस के अंतर्गत एक डॉक्टर होगा, एक कंपाउंडर होगा और प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत एक पशु एम्बुलेंस होगी। यदि वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्तर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 407 पशु एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है। इसके बाद जो अगला चर्चा में रहा है वह है सीहोर जिला। सीहोर जिला चर्चा में था क्योंकि हाल ही में सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील का नाम बदलकर भैरुंदा कर दिया गया है। तो नसरुल्लागंज जो तहसील थी इसका नाम अभी परिवर्तित हो चुका है, भैरुंदा इसका नया नाम होगा। इसके बाद अगली जो विषय चर्चा में था वो था सर्वोदय तीर्थ कल्याणम मंदिर। तो मध्य प्रदेश में सर्वोदय तीर्थ कल्याणम मंदिर चर्चा में था। यह मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा है। इसके चर्चा में रहने के पीछे क्या कारण थे इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वोदय तीर्थ पंच कल्याणम मंदिर का है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में अनूपपुर जिले में स्थित है। तो अमरकंटक में स्थित है यह अनूपपुर जिले में। और सर्वोदय तीर्थ पंच कल्याणम मंदिर जैन धर्म से संबंधित मंदिर है और यह भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो हाल ही में यह चर्चा में रहा था। भगवान आदिनाथ की यहाँ पे प्रतिमा है, इसके लिए प्रसिद्ध है। लोकेशन ध्यान रखनी है, लोकेशन है अमरकंटक में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में रहा है वह है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो देखते हैं चर्चा में यह क्यों था। हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन से संबंधित एक नई रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के कारण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है। चलिए देखते रिपोर्ट में क्या था। टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को देश में द्वितीय स्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 2 चीज़ों को ध्यान में रखना। टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को चुना गया है और देश में से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, और मध्य प्रदेश के स्तर पर यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। चूँकि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है तो कई बार एग्जामिनेशन में इस प्रकार का ट्रेंड है कि बेसिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर के साथ साथ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाता है।
तो एक एक करके यहाँ पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ चीज़ों को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद जिले में। और उसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 2130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वह विस्तृत है। इसके बाद चर्चा करते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। एक स्पेशल फैक्ट है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में विशेष रूप से दूधराज पक्षी, कस्तूरा पक्षी, मालाबार पाइट, हार्नबिल पक्षी की प्रजाति के लिए यह आदर्श निवास स्थान है। अर्थात दूधराज पक्षी, कस्तूरा पक्षी, मालाबार पाइट और हार्नबिल पक्षी यहाँ पे निवास करते हैं। इनके लिए आदर्श निवास स्थान के रूप में सतपुड़ा नेशनल पार्क को देखा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में बहुत कम मात्रा में पाई जाने वाली वनस्पति अकाई वन जंगली चमेली सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये दोनों भी जो प्रजातियां है वनस्पति की, यह वनस्पति पूरे भारत में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और सतपुड़ा नेशनल पार्क में यह उपस्थित है। कौन कौन सी वनस्पति है? अकाई वट और जंगली चमेली, इन्हें ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में रहा वह है संत रविदास मंदिर। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत रविदास मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस मंदिर परिसर में संत रविदास मंदिर एवं कला संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और इस कला संग्रहालय के अंतर्गत संत रविदास की शिक्षा एवं संदेशों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। 3 चीजें हैं। संत रविदास मंदिर का निर्माण होगा सागर जिले में, मंदिर परिसर में संत रविदास के मंदिर के अलावा कला संग्रहालय का निर्माण होगा और जो कला संग्रहालय होगा इसके अंतर्गत संत रविदास की शिक्षा और संदेशों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में रहा है वह है प्री लिटिगेशन मीडिएशन। तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन क्या है, यह क्यों चर्चा में रहा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले, हाल ही में जबलपुर में संपन्न महाधिवक्ता भवन के भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्री लिटिगेशन मीडिएशन चर्चा में रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं प्री लिटिगेशन मीडिएशन क्या है। प्री लिटिगेशन मीडिएशन जो है यह अदालतों के कार्यभार को कम करने का एक साधन है। यह कैसे कार्य करता है? तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन के अंतर्गत विवाद का समाधान अदालत की कार्रवाई से पूर्व ही किया जाता है तथा इसका निर्णय दोनों पक्षों को मानना होता है, दोनों पक्षों के लिए निर्णय बाध्य होता है। इसका एग्जाम्पल के रूप में समझे तो लोक अदालत। तो सरल शब्दों में यदि समझे तो इसका अर्थ क्या है? प्री लिटिगेशन मीडिएशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कानूनी कार्यवाही जो है, जो अदालती प्रक्रिया है, अदालत की प्रक्रिया से पूर्व ही विवाद का समाधान कर लिया जाएगा और जो भी निर्णय तय होगा इस मीडिएशन के माध्यम से वह दोनों पक्षों को मान्य होगा और लोक अदालत इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में रहा है वह है मध्य प्रदेश में हनुमान लोक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हनुमान लोक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। छिंदवाड़ा जिले के जामसावली में हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा और इस हनुमान लोक परिसर में मंदिर कॉम्प्लेक्स में संजीवनी वन, अमर पथ, जिसमें हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों का प्रदर्शन किया जाएगा, यह कार्य इस हनुमान लोक की परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। 3 चीजें ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश में हनुमान लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? छिंदवाड़ा जिले में। स्थान का नाम पूछा जाए तो जामसावली में यह हनुमान लोक का निर्माण होगा और संजीवनी वन इसके अंतर्गत बनेगा और अमर पथ बनेगा। अमर पथ के अंतर्गत हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चर्चा में था वो था ग्लोबल स्किल पार्क। मध्य प्रदेश में विभिन्न शहरों जैसे ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में नए ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित है जिसका नाम संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल है। यहाँ पे 2 चीज़ों को ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश का जो ग्लोबल स्किल पार्क है वो राजधानी भोपाल में अभी वर्तमान में स्थापित है और यह इसका नाम है संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। इसी ग्लोबल स्किल पार्क की तर्ज पे मध्य प्रदेश में बाकी शहरों में भी ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण हो रहा है। वो शहर है ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा
ये इन शहरों में ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण होगा। इसके बाद जो अगले विषय चर्चा में था वो था डुंगरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना। तो यह परियोजना क्यों चर्चा में थी? डुंगरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित योजना है और इस परियोजना का निर्माण उज्जैन के मेहिदीपुर जिले में किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 104 करोड़ 74 लाख रुपए होगी। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि डुंगरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो क्षिप्रा नदी से। निर्माण हो रहा है उज्जैन जिले में। स्थान पूछे तो मेहिदीपुर नामक स्थान में हो रहा है। अनुमानित लागत होगी 104 करोड़ 74 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट जो विषय चर्चा में था वो था मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में कुल 611 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद जो चर्चा में था वो था जबलपुर जिला, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में देश का सबसे बड़ा मतलब दूसरा सबसे बड़ा रिंग रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिंग रोड का निर्माण होगा और यह निर्माण जबलपुर जिले के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद जो अगला चर्चा का विषय था वो था आयुष्मान कार्ड में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत देश में जितने भी आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आयुष्मान कार्ड है वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इसकी डिटेल्स को समझते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 99% पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। मध्य प्रदेश ने 3 करोड़ 56 लाख व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के 99% व्यक्तियों के पास आज के समय में आयुष्मान कार्ड है और यह संख्या है 3 करोड़ 56 लाख व्यक्तियों की। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश जो है संपूर्ण भारत में देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। इसके साथ अब यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं कि आयुष्मान कार्ड की चूंकि यहाँ पे चर्चा है तो आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए कुछ बेसिक चीज़ों को भी यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आयुष्मान कार्ड से संबंधित कुछ फैक्ट्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है और आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत थी वह 23 सितंबर 2018 को हुई थी। तो योजना ध्यान रखना है, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। योजना का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लाभान्वित कार्ड धारक को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार प्राप्त होता है। तो जो भी कार्ड धारक होगा उसे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला चर्चा का विषय था नमामि नर्मदा कॉरिडोर। तो नमामि नर्मदा कॉरिडोर का जो निर्माण है वह जबलपुर जिले में किया जाना प्रस्तावित है, इसे ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है तेजस्वी कार्यक्रम। तो तेजस्वी कार्यक्रम क्या है इसे समझते हैं। तेजस्वी कार्यक्रम का संबंध विद्यालय के छात्रों में उद्यमिता और कौशल विकास से है। इस विद्यालय के छात्रों को प्रत्येक सप्ताह में जो 3 दिन होंगे 3 दिन विशेष कक्षाओं के माध्यम से नवीन उद्योग और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। तो तेजस्वी कार्यक्रम में क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम को रन किया जाएगा। वीक में 3 डेज का यह प्रोग्राम होगा। स्पेशल क्लासेस लगेगी जिसमें स्वरोजगार से लेकर उद्योग से संबंधित जानकारी विद्यालय के छात्रों को यहाँ पे प्रदान की जाएगी। इसके बाद जो चर्चा का विषय था वो था पशुपालक क्रेडिट कार्ड। तो यह क्यों चर्चा में था, मध्य प्रदेश में पशुपालकों के सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड का देश में रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश में मार्च 2023 तक 2,36,331 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड प्राप्त हुए हैं जो देश में सर्वाधिक है। तो आयुष्मान भारत के साथ ही मध्य प्रदेश में पशुपालक क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसमें भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कार्ड बनाए गए हैं। कुल कार्ड की संख्या क्या है, 2,36,331 यह पशुपालक क्रेडिट कार्ड बनाया गया है। आइए समझते सबसे पहले कि पशुपालक क्रेडिट कार्ड क्या है।
तो पशुपालक क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं का विस्तार है जो केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित व्यवसाय के किसानों को प्रदान किए जाते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड में जो जिस प्रकार से किसानों को सुविधाओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया है, उसी प्रकार से ऐसे किसान जिनका संबंध पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित हो, उन किसानों के लिए पशुपालक क्रेडिट कार्ड की स्थापना की गई और यह किसान क्रेडिट कार्ड का ही एक विस्तार है। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में था वह था पंचक्रांति। पंचक्रांति क्यों चर्चा में था, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो हाल ही में ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें पंचक्रांति यह चर्चा में रही थी। तो पंचक्रांति क्या है? पंचक्रांति के अंतर्गत 5 क्षेत्रों से जुड़ी हुई क्रांतियां जैसे शिक्षा की क्रांति, रोजगार की क्रांति, आवास की क्रांति, महिला सशक्तिकरण की क्रांति और सभी वर्गों के सम्मान की क्रांति, यह क्रांतियां पंचक्रांति के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में रहा था वो था तेलुगु संगमम कार्यक्रम। तो तेलुगु संगमम कार्यक्रम क्यों चर्चा में था? हाल ही में भोपाल में तेलुगु संगमम कार्यक्रम संपन्न हुआ था और तेलुगु संगमम कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के योजना के अंतर्गत यह संपन्न हुआ था। इसके बाद जो अगला विषय था चर्चा में वो था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस चर्चा में था क्योंकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो यह कार्यक्रम था 24 अप्रैल 2023 का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के रीवा में संपन्न हुआ था और जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हुए थे। इस कारण से एमपी करंट अफेयर में यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से संबंधित चीजें। सबसे पहले भारत में पंचायती राज से जुड़ा हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन है जिसे संसद के द्वारा 1992 में पारित किया गया था, यह पंचायती राज से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन, इसके माध्यम से भारतीय संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया था और यह जो संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो जिस दिन यह संविधान संशोधन लागू हुआ अर्थात 24 अप्रैल को, उस दिन से ही 24 अप्रैल को यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे संबंधित एक और चीज को ध्यान रखना कि वर्ष 2023 में भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 को से पंचायती राज की जो स्थापना हुई है उसके 30 वर्ष यहाँ पे पूर्ण हो चुके हैं। तो इस वर्ष जो 2023 में जो पंचायती राज दिवस हुआ वह 30 वर्ष का पंचायती राज दिवस का यह सम्मेलन था, इसमें 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में था वो था आयुष क्योर ऐप। और आयुष क्योर ऐप से संबंधित क्या चीज है? मध्य प्रदेश में आयुष क्योर ऐप का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों की ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है तथा इस ऐप के माध्यम से रोगियों तक ऑनलाइन चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। तो ऑनलाइन चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष क्योर ऐप का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है खरगोन से संबंधित न्यूज है कि खरगोन शहर जो है मध्य प्रदेश का स्मार्ट मीटर वाला दूसरा शहर बन गया है। तो मध्य प्रदेश का स्मार्ट मीटर वाला जो पहला शहर है वो महू है जो जिला इंदौर में आता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे दो चीजें, मध्य प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर वाला शहर जो है महू है, यह जिला इंदौर में आता है और मध्य प्रदेश का खरगोन जो शहर है, खरगोन सिटी जो है वह स्मार्ट मीटर वाले शहर में दूसरा शहर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हरदा जिले से संबंधित चीजें है। हरदा जिला हाल ही में चर्चा में था क्योंकि हाल ही में हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला 100% सिंचित जिला बन गया है। तो मध्य प्रदेश में 100% सिंचित जिला कौन सा है? हरदा जिला है, इसे ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में था वो था देश की पहली सोलर सिटी। तो भारत की पहली सोलर सिटी का निर्माण मध्य प्रदेश के सांची जिला रायसेन में किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो सांची में देश की पहली सोलर सिटी का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला जो चर्चा का विषय था वो था पचमढ़ी। पचमढ़ी इसलिए चर्चा में था कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अर्थात होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में जो स्थित चौरागढ़ है इस पर रोपवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
तो चौरागढ़ पचमढ़ी में स्थित है और पचमढ़ी में चौरागढ़ में रोपवे का निर्माण किया जाना यहाँ पे प्रस्तावित है। इसके बाद जो अगला विषय चर्चा में था वह था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इससे जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं? मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2015-16 में 1000 बालकों पर 927 था। अब यह बढ़कर 2019-20 में 956 हो गया। तो मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। 2015-16 में लिंगानुपात जो था 1000 बालकों पर 927 था और वर्तमान में 2019-20 में यह 956 हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो चर्चा में रहा वह रहा है मित्र हेल्पलाइन। मित्र हेल्पलाइन क्या है? मध्य प्रदेश में जो मित्र हेल्पलाइन है, इसको मित्र हेल्पलाइन का संचालन जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है और मित्र हेल्पलाइन छात्रावास में रह रहे विद्यार्थी अपनी शिकायत और सुझाव इसमें दे सकते हैं। तो मित्र हेल्पलाइन का उपयोग छात्रावास में रह रहे विद्यार्थी करेंगे, अपनी शिकायतें और सुझाव इसमें दे सकते हैं। और मित्र हेल्पलाइन के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और टोल फ्री नंबर है 1800-233-6136। यह नंबर मित्र हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चर्चा में रहा वह रहा है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। क्यों चर्चा में रहा? मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कुल 45 रसोई केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है। 45 रसोई केंद्रों में 25 केंद्र चलित रसोई केंद्र होंगे तथा 20 स्थायी रसोई केंद्र होंगे। आइए देखते हैं डिटेल्स में यह किस प्रकार से रसोई केंद्रों का निर्माण किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो इनमें भोपाल में 2, इंदौर में 3, ग्वालियर में 2, जबलपुर में 2, रीवा, कटनी, सागर, सिंगरौली, उज्जैन, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, मुरैना, पीथमपुर और मंडीदीप, इनमें 11 चलित रसोई केंद्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ताकि आपके पास पहुंच सके। इसी प्रकार से करंट अफेयर के बाकी अपडेटेड लेक्चर्स भी आप तक पहुंचते रहेंगे समय समय पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।